तो you could have tell me that sir you are on mute, but आप लोगों ने बोला ही नहीं कि आप सर म्यूट पे हो, क्या हो नहीं हो. Anyways, I was asking for last 3 minutes, I was asking this question repeatedly कि लास्ट टाइम हमने जो करा था, आई गेस वो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर करा था शायद. एम आई राइट? Yes, Amna, what we did Yes, in the sir. last class? What was the last thing that we did? So, did we solve any हमने question based on temperature that? के साथ Variation of did we No, solve any sir. numerical problem based on that? Not yet. No, कोई sir. क्वेश्चन ही नहीं करा हमने उस पे, न्यूमेरिकल नहीं करा. अच्छा, तो चलिए उस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर हम डीसी सर्किट मतलब रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, इन सीरीज रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल एंड ऑल दोस स्टफ्स वी विल डिस्कस. ठीक है, तो वो हम करेंगे, बट उससे पहले एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं. लास्ट क्लास में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज द रेजिस्टेंस और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर. So I'll just remind you first the formula. Formula was like this: कि final resistance is nothing but initial resistance multiplied by 1 plus of alpha times of delta t. ठीक है, where alpha is what? Alpha is the thermal coefficient of resistance. Delta t is the change of temperature. Undoubtedly, it will be in degree centigrade. You don't need to convert it into Kelvin. केल्विन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. इट विल रिमेन इन डिग्री सेंटीग्रेड ओनली. R final is equal to R initial into 1 plus alpha delta T. This was the formula that we have discussed in the last class. अब इस पे बेस्ड मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टू न्यूमेरिकल्स ओनली. बाकी प्रैक्टिस आप करेंगे. तो देखिए दो क्वेश्चंस हम करते हैं यहाँ पर. एक क्वेश्चन है सर मेरा, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, कि सर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द इनिशियल रेजिस्टेंस of a wire or of a conductor is equal to 7.20 ohm. मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने कराया है ऐसा कोई क्वेश्चन. नहीं कराया है आर्यन? No, ऐसा कोई sir. क्वेश्चन किया आपने? नो सर. चलिए 7.20 ohm and at 100 degree centigrade this resistance becomes equal to 8.00 ohm. आपसे सवाल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि at what temperature resistance will become equal to 7.80 ohm. At what temperature do you think the resistance will become 7.80 ohm? देखिए सर क्वेश्चन में मैं स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द गिवन डेटा. जो आपको कंडीशन मैंने दिया उससे आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा. कोई बहुत खतरनाक काम नहीं करना आपको. ठीक है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. और सर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन इज वेरी बेसिक कि आपसे बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द रेजिस्टेंस इज 7.20 ओम एंड व्हेन यू मेक द टेम्परेचर 100 द रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू 8.00 ओम, मतलब 8 ओम हो जाता है. तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब कितने टेम्परेचर पर आपका जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू 7.80 ओम. अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर दो चीजें नहीं पता. एक तो अल्फा नहीं पता और एक वो टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है जिस पर रेजिस्टेंस विल बिकम 7.8 ओम. आई विल रिपीट इट अगेन कि आपको अल्फा की वैल्यू नहीं पता. यहाँ पर अल्फा मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो आपको नहीं पता है. अल्फा इज नॉट गिवन टू यू. बिना अल्फा के आपको क्या निकालना है? आपको वो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है जिस टेम्परेचर पर द रेजिस्टेंस विल बिकम 7.80 ओम. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? एक बार हाँ ना बोल दो तो मैं सॉल्व करूं. Yes, sir. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व. भाई अगर आप ये पहली जो दो कंडीशन आपको गिवन है ना कि 0 और 100 की, तो मतलब फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 और 100 के लिए बात करते हैं. तो वी कैन कंसीडर द 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज योर इनिशियल टेम्परेचर एंड वी कैन कंसीडर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एज योर फाइनल टेम्परेचर. भाई 0 को आप इनिशियल मान लीजिए, 100 को आप फाइनल मान लीजिए, एंड फ्रॉम देयर बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. क्यों सर? क्योंकि 100 पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है 8, 0 पे जो आपकी इनिशियल रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 7.2 into 1 plus of alpha multiplied by delta t. Delta t is nothing but final temperature minus of initial temperature. This is your delta t.
तो देखो यहाँ से अल्फा निकल आएगा, तो ये हो जाएगा सर 8/7.2। सिंप्लीफाई करोगे ये 1 प्लस ऑफ 100 टाइम्स ऑफ अल्फा आ जाएगा यहाँ से। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए आप, तो ये आ जाएगा 100 अल्फा इज इक्वल टू 8/7.2 माइनस ऑफ 1। तो ये आ जाएगा सर 100 अल्फा इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 7.2 विल बी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 7.2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा। I hope this becomes equal to 720 if I'm not wrong. This becomes equal to 720. So we have got the value of alpha. The unit will be per degree centigrade. Unit will be per degree centigrade. ठीक है? Alpha की वैल्यू पता चल गई. But our question is not to find alpha. Our question was to find the temperature at which the resistance will be 7.80 ohm. तो चलिए ये पता करते हैं. अब इसके लिए फिर से कोई भी दो कंसीडर कर लो. या तो आप इन दोनों को कंसीडर कर लो इनिशियल एंड फाइनल केस, या आप जीरो और इसको कंसीडर कर लो इनिशियल एंड फाइनल केस। तो बेटर इज टू यूज जीरो एंड द अनदर टेम्परेचर, क्योंकि जीरो से फायदा ये होगा कि एक टर्म जीरो रहता है। तो भाई जीरो और टी डिग्री के लिए बात कर लेते हैं। फॉर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी डिग्री सेंटीग्रेड, दिस टी वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसके लिए क्या करोगे सर? तो इसमें 0 और t में फाइनल आपका जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 7.8, क्योंकि t विल बी ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स। दिस इज इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज t माइनस ऑफ 0। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। एवरीवन प्लीज स्पीक। यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. रेस्ट विल हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू। तो पहले यहां तक नोट करिए बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस ऑन द स्क्रीन। तो यहां तक नोट करिए, तो फिर आगे बताऊं। डन। सर आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. आप लोग बोलते भी नहीं है बच्चों। चलिए सर, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसको सिंपलीफाई कर देता हूं मैं थोड़ा और, कि भाई कुछ नहीं करना आपको। 7.8 डिवाइडेड बाय 7.2 कर लीजिएगा इस तरफ। 7.8 डिवाइडेड बाय 7.2 इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ अल्फा टी। तो अल्फा टी की वैल्यू को आप लिख सकते हैं 7.8 अपॉन 7.2 माइनस ऑफ 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा टी इज इक्वल टू 7.8 माइनस ऑफ 7.2, दैट इज 0.6 डिवाइडेड बाय 7.2। तो आपकी जो t की वैल्यू है that t will be equal to 0.6 divided by 7.2 multiplied by alpha. And what is the value of alpha? So alpha we have calculated at 0.8 divided by 720. तो ये आपकी जो t की वैल्यू है that will be equal to 0.6 multiplied by 720 divided by 7.2 into 0.8. ये आप solve करेंगे, you will get the value of final temperature. So I'm not going to solve कर लेना, ठीक है? अगर सही से solve करोगे that will be your answer, because I don't have answer with me as I am taking some random data, so even I don't know the answer for this. तो जो भी solve करके आएगा वो इसका final answer होगा, ठीक है? Please note it down ताकि हम next question पे आ सकें।
डन सर, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज राइट दैट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, फिर हम उस पर बात करते हैं सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कह रहा हूँ वो आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा, फिर उस पर हम फर्दर आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए। अ करंट ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा, अ करंट ऑफ 2.2 एम्पियर, a current of 2.2 ampere flows, a current of 2.2 ampere flows, FLOWS, a current of 2.2 ampere flows, a current of 2.2 ampere flows through a conductor, a current of 2.2 ampere flows through a conductor, flows through a conductor when a cell of 220 volt is connected across it. When a cell of 220 volt is connected across it. When a cell of 220 volt is connected across it. लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे लिखिए। This current settles to a steady value of this current settles to a steady value of this current settles to a steady value of 2 ampere. This current settles to a steady value of 2 ampere after some time. ठीक है, this current settles to 2 ampere after some time. Find the steady temperature. Find the steady temperature. Find the steady temperature. क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर। लिख लिया यहां तक? एक सेंटेंस और लिखना है आप लोगों को। डन सर, लिख लिया। लिख लिया तो इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट और लिख लीजिए। रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अल्फा इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 2 per degree centigrade. Alpha equal to 1.2 into 10 to the power minus 2 per degree centigrade. Is it done? चलिए सर क्वेश्चन समझते हैं। आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक। तो लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा, तो आगे बात करते हैं सर। तो अब आप क्वेश्चन समझिए, पहले तो क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन है क्या। अब देखो सर, एक बात समझो सर, आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नाम सुना होगा ना आप लोगों ने क्लास 10th में। हैव यू एवर हर्ड समथिंग कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? कि जब भी करंट फ्लो करता है थ्रू अ वायर तो हीट प्रोड्यूस होती है, एंड व्हेन द हीट विल प्रोड्यूस ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ द वायर विल राइज। ध्यान से समझना सर, करंट फ्लो कराइए, तो द मोमेंट यू स्टार्टेड फ्लोइंग द करंट थ्रू अ वायर, एट दैट मोमेंट इनिशियल टेम्परेचर वायर का उतना ही होगा जितना रूम टेम्परेचर है।
फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे मैं आपसे कहूं कि ये कोई रेजिस्टर है या कोई वायर है, ये सेल लगा रखा है हमने, और यहाँ पर वी हैव अ स्विच, ये एक स्विच है, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे अ करंट विल फ्लो। अब करंट के फ्लो होते ही के साथ हम ये नहीं कह सकते कि इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही करंट फ्लो हुआ, मैं उस इंस्टेंट पे इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, लेट अस से जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच को क्लोज किया है उस इंस्टेंट को मैं टी इक्वल टू जीरो ले लेता हूं। तो एट दैट इंस्टेंट मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट वुड बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर होगा ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, बिकॉज रूम टेम्परेचर मैंने आपको इतना ही बोला है। नाउ व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, अब जब करंट ये कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद इस वायर का रेजिस्टेंस विल राइज, सॉरी टेम्परेचर विल राइज। पहले तो ये समझो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। व्हाई द टेम्परेचर विल राइज? तो पॉइंट ये कि सर जब भी आप किसी भी वायर के थ्रू करंट पास करोगे तो हीट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड एंड विच विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वायर, तो वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि टेम्परेचर अगर राइज हुआ तो व्हाट विल हैपन टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, विल इट रिमेन सेम और इट विल आल्सो इंक्रीज? Shireen Shishodia, It will what also will happen to increase. resistance? आमना ने कह दिया, बाकी लोग भी क्या कहते हैं? भाई टीशा आप क्या कहती हैं कि रेजिस्टेंस यही रहेगा या रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा? सर इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अनडाउटेडली इंक्रीज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सीधी बात है। अब जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर will increase, don't you think current will decrease? because current क्या होता है, करंट होता है डेल्टा वी बाय आर। ऑल्दो आपका ये सेल का वोल्टेज आपने चेंज नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन दिस रेजिस्टेंस तो करंट अल्टीमेटली क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो यही क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब जिस इंस्टेंट पे यू जस्ट क्लोज्ड द स्विच, मतलब इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर जो करंट है वो आपका 2.2 एम्पियर है। करंट की वैल्यू आपकी कितनी है, तो दैट इज नथिंग बट 2.2 एम्पियर। 2.2 एम्पियर इज द करंट। करंट इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर, ये आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है। लेकिन जैसे थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये कब है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बट थोड़ी देर के बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एज द करंट फ्लोज टेम्परेचर विल राइज, तो आपका करंट reduces to 2 एम्पियर। उसी करंट को स्टेडी करंट कहा गया है, और वो किस टेम्परेचर पे करंट विल बिकम 2 एम्पियर, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपली टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द करंट बिकम्स 2 एम्पियर। व्हाई द करंट विल रिड्यूस वो भी आपको बता दिया है, इट विल ड्रॉप डाउन ड्यू टू द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, एंड व्हाई द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज वो भी आपको बता दिया है कि इट विल इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाई द टेम्परेचर विल इंक्रीज, तो हम जानते हैं कि व्हेनेवर करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। इज इट क्लियर? तो चलिए सर, पहली बात, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो हम इसका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय इनिशियल करंट ये कर सकते हैं। वी आर यूजिंग ओम्स लॉ टू फाइंड द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा वी कितना, 220 डिवाइडेड बाय करंट कितना, 2.2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया इनिशियल वाला, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 100 ओम। क्या बोलते हो दोस्त, मतलब द रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज 100 ओम। चलिए सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब सर वो टाइम जिस पे हमें निकाला है, एट सम टाइम, एट सम फाइनल टाइम इक्वल टू टी, जब करंट आपका कितना हो गया, करंट आपका 2 एम्पियर हो गया। ये वाला टेम्परेचर क्या है ये हमें नहीं पता, दिस व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, बट हम इसका फाइनल रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। एंड फॉर दैट अगेन वी विल बी यूजिंग डेल्टा आई, आई डैश कर देता हूं इसको। तो डेल्टा वी तो इज स्टिल सेम, सेल का जो वोल्टेज है वो अभी भी 220 वोल्ट है, but the current becomes equal to 2 ampere, hence this will become equal to 110 ohm. Am I correct beta? So you know the initial resistance at the temperature of 30 degree centigrade, you know the final resistance, and you have to calculate the final temperature, और आपको अल्फा की वैल्यू भी गिवन है। तो आप फिर से ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, R final is equal to R initial into 1 plus of alpha multiplied by delta T।
तो आर फाइनल को आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 110। आर इनिशियल को क्या लिखेंगे आप, 100 इंटू 1 प्लस ऑफ अल्फा। आई होप अल्फा जो मैंने दिया है वो 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है। और डेल्टा टी क्या होएगा, तो डेल्टा टी वुड बी फाइनल टेम्परेचर माइनस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए टी है और इनिशियल इज 30, तो टी माइनस ऑफ 30। क्लियर है सर? यस सर। तो ये 0 and this 0 will cancel out. This will become 11 by 10 minus of 1. मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं 1 को इस तरफ ले आया लेफ्ट साइड पे। तो this will be 1.2 into 10 to the power minus 2 into t minus of 30. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 by 10 is equal to 1.2 into 10 to the power minus 2 multiplied by t minus of 30. ठीक है, तो यहाँ से t minus of 30 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये 1.2 into 10 to the power minus of 2। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1.2, ये आ जाएगा सर 10 to the power minus of 1। ठीक है, प्लस ऑफ 30। सॉल्व कर सकते हो आप लोग। t इज इक्वल टू ये 10 ऊपर लेके चले जाओ तो इट विल बिकम पॉजिटिव 1.2 प्लस ऑफ 30। ये सॉल्व कर लेना, जो भी फाइनल आंसर आ जाए। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, कि पूछना क्या चाह रहा था और उसमें कॉन्सेप्ट आपको क्या इस क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा था। तो द सिंपल कॉन्सेप्ट दैट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस क्वेश्चन इज कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हो गया बच्चों? वेट सर। ओके हो गया? ओके, आई होप अनुष्का, आर्यन, इंसिया, जवेरिया, शरीन एंड टिशा, आप सबने नोट कर लिया इसको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जब सबने नोट कर लिया तो ये वाला जो पार्ट था, दिस वाज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर। नाउ वी मूव टू द सर्किट प्रॉब्लम्स। आई मीन अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसी में फिर हम कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करेंगे। तो अब जो हमारा डिस्कशन है दैट वुड बी बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो चलिए लिख लीजिए टॉपिक का नाम, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ऐसा ही कुछ आपने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। इन द केस ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो आपको पता है कि दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन, another one is called as parallel combination. So in the case of capacitor also you had already dealt with this series and parallel combination. इस चैप्टर में आपको दो बार ऐसा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ डील करना है। वन इज विथ रेजिस्टर्स एंड अनदर वन विल बी विथ सेल। सेल को भी सीरीज और पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं।
जैसे हम रेजिस्टर को करते हैं। तो अभी तो पहले हमारा डिस्कशन रेजिस्टर पे है। तो सर पहला जो केस है दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि ये रेजिस्टर्स ले लीजिए और ये रेजिस्टर इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ सम वोल्टेज V, और ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो थोड़ी मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी बच्चों। R1 R2 R3, तो अनडाउटेडली इन दिस केस सम करंट विल फ्लो। और एक बात तो ऑब्वियस है कि ये जो टोटल करंट है दैट विल बी सेम इन ऑल दिस थ्री रेजिस्टर। एम आई करेक्ट? तीनों रेजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू सेम रहेगी, बिकॉज करंट हैज नो अदर पाथ टू डिवाइड, it has only Yes, sir. one path to Yes, flow sir. from one end of the resistance combination to another end. तो ये पूरी सर्किट को आप एक सिंगल रेजिस्टर से, इफ यू वांट टू रिप्लेस इट बाय अ सिंगल रेजिस्टर, तो यू कैन डू दैट ओनली व्हेन, जब आपका यहाँ पर जो आर इक्विवेलेंट आप मानेंगे इस सेल के अक्रॉस, तो वो लगाने पर इतना ही करंट फ्लो हो इस सिंगल केस में भी जितना इस पूरे 3 रेजिस्टर के केस में फ्लो कर रहा है, देन ओनली आई कैन क्लेम दैट द टू सर्किट्स आर आइडेंटिकल। तभी मैं ये कह सकता हूं कि द होल ऑफ दिस थ्री कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस सिंगल वन आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बच्चे को ऐसा लगता है कि सर आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि आर इक्विवेलेंट का मतलब हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। भाई उसको ऐसा लगता है, देखो किसी बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है। एक बच्चे ने मुझसे एक बार पूछा कि सर आर इक्विवेलेंट है तो इसको आप डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दीजिए, ऐसा क्यों होता है? कहीं पर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 कर रहे हैं, कहीं पर आप तीनों का सम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल भी दिया मुझे कि मान लीजिए कि 2 लोग हैं and both of them has 10,000 each। तो अगर दोनों का नेट सम लिया जाए तो दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ द टू अमाउंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 20,000। तो फिर वही काम आप यहाँ पे क्यों नहीं करते हैं? तो देखो एक बात समझो, वहां पर दोनों का इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी आप इक्वल इसलिए कह रहे हो क्योंकि जो दोनों मिलके जो दे रहे हैं उसका सिर्फ आप सम ले रहे हो। बट यहाँ पर दिस इज द कंडीशन ऑफ सर्किट। सर्किट में दो सर्किट को हम आइडेंटिकल तब कहेंगे कि जब उसमें करंट की वैल्यू सेम हो, तभी हम उसको आइडेंटिकल कह सकते हैं। एंड टू हैव दैट आइडेंटिकल सर्किट आर इक्विवेलेंट सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्लियर है? इसीलिए इसमें दो अलग अलग केसेस बनते हैं। खैर मुझे नहीं पता आप कितना समझे, बट दिस इज द रियलिटी। तो देखिए सर आर इक्विवेलेंट, तो इस केस में हम निकालते कैसे हैं? तो एक बात याद रखिए कि सर इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 मान लूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 मान लूं और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 मान लूं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ठीक है, ये वोल्टेज V1 विल बी इक्वल टू IR1, V2 की वैल्यू कितनी होगी IR2, V3 की वैल्यू कितनी होगी IR3। और इस वाले रेजिस्टर के अक्रॉस आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो उतना ही होगा जितना सेल का है, क्योंकि सेल का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द सिंगल रेजिस्टर ऑफ आर इक्विवेलेंट। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, देखो V1 V कैन बी रिटन एज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो आपका ये टोटल वोल्टेज था V विच डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। तो अगर इन तीनों का अपन सम ले लें तो इन तीनों का सम लेने पर दिस शुड बी इक्वल टू द V। ठीक है, मतलब वोल्टेज ऑफ द सिंगल सेल उसके बराबर आना चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नथिंग बट IR1 प्लस ऑफ IR2 प्लस ऑफ IR3। आप ऐसे लिख दीजिए, तो आई से आई विल कैंसिल आउट एवरीवेयर, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। ये आप लिख सकते हैं, दिस विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये आप लोगों को पहले ही से पता है। ठीक है, कोई कष्ट? No, sir. एक छोटी सी बात मैं करता हूं कि अगर मान लीजिए कि इफ यू हैव 2 रेजिस्टर्स, ये 2 रेजिस्टर हैं, यहां से कुछ करंट आई फ्लो हुआ, लेट दैट रेजिस्टर बी ऑफ रेजिस्टेंस R1, दूसरा वाले का रेजिस्टेंस इज R2, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V2। तो मैं एक बात तो कह सकता हूं कि सर इसमें जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट इस वाले में भी जा रहा है। तो I को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V1 अपॉन R1, बिकॉज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। और I को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं V2 डिवाइडेड बाय R2। तो दोनों ही करंट सेम है, इसका मतलब वी कैन इवन राइट दिस एज V1 अपॉन R1 is nothing but V2 upon R2, they are equal, right? तो इसका मतलब V1 upon V2 is equal to R1 upon R2। मैं ये कह सकता हूं, मतलब वोल्टेज का जो रेशियो होगा that will be same as that of the resistance का रेशियो। इसका मतलब इससे आप ये भी कह सकते हो कि वोल्टेज is directly proportional to the resistance। इसका मतलब ये कि सर इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिवाइड होगा
and it will divide in the direct ratio of the resistances. मतलब हर रेजिस्टर में कितना कितना वोल्टेज फ्लो करेगा, that will be directly proportional to the resistance of the resistors. नोट करिए सर, नोट करिए प्लीज, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आप लोग अपनी भी, और नोट करके प्लीज इन्फॉर्म किया करिए। डन सर। हो गया? डन सर। है मतलब it is done, right? तो चलिए Yes, आगे बढ़ते हैं। When it's done, let us proceed further. दूसरा वाला कॉम्बिनेशन आप सबको मालूम होगा कि we have two types of combination. One is called as series combination, another one is called as parallel combination. तो दूसरा वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है? तो that is nothing but parallel combination. Parallel combination पे हम बात करेंगे सर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसा कैपेसिटर में होता था, वहां पर मैंने बोला था पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका चार्ज डिवाइड होगा, और यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में व्हाट विल डिवाइड, तो यहाँ पर चार्ज का काम कौन कर रहा है? करंट। तो यहाँ पर करंट डिवाइड करेगा। तो मान लीजिए कि दीज आर द रेजिस्टर्स दैट यू हैव, ये एक रेजिस्टर, ये दो रेजिस्टर, ये तीन रेजिस्टर, यू कैन हैव टू रेजिस्टर और मोर देन टू रेजिस्टर, डजंट मैटर। आपने इसके अक्रॉस कोई सेल लगा दिया इस तरह से, V वोल्ट का सेल। आप इस पूरे सर्किट को यू कैन रिप्लेस बाय अ सिंगल रेजिस्टर इफ एंड ओनली इफ when the current in both of these combination is same, या करंट इन बोथ ऑफ दिस सर्किट आर सेम, तभी आप इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हो। मान लो ये आर इक्विवेलेंट है, ये V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि मान लीजिए यहाँ से कुछ करंट आया, लेट दैट करंट बी I। तो जब ये करंट आगे फ्लो करेगा, व्हेन द करंट विल फ्लो फर्दर, तो इसको यहाँ पर इट विल हैव थ्री पाथ टू फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और करंट की प्रॉपर्टी है बेटा कि उसको जितने पाथ मिलेंगे, इन दोज पाथ्स इट गेट डिवाइडेड। अब वो इक्वली डिवाइड होगा या इक्वली डिवाइड नहीं होगा, दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि रेजिस्टेंस इक्वल है या नहीं है, बट इट विल डिवाइड। द पॉइंट इज कि इट विल डिवाइड। तो इसका डिवीजन तो होना है। मान लो यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, यहाँ से करंट आया I3, और इस करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि जितना करंट आया उतना ही करंट निकलेगा और सारा करंट फिर से ऐड होगा एंड यू विल अल्टीमेटली गेट I। ठीक है, करंट जितना फ्लो होके अंदर आके डिवाइड हुआ, अगर आप उस फिर से करंट को देखेंगे तो करंट फिर से डिवाइड होगा, और डिवाइड होके जब बाहर निकलेगा तो दे विल अगेन ऐड अप, और ऐड होके फिर से वो कितना बन जाएगा, दैट विल अगेन बिकम इक्वल टू I। ठीक है, तो करंट फिर से I बन जाएगा। तो आप देखिए सर, इसमें अगर आप देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पहली बात तो ये होगी करंट डिवाइड्स। इसकी दूसरी खास बात देखेंगे आप तो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए, टेक द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी ऑफ द रेजिस्टर, आप किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लीजिए, यू विल गेट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, मैंने आपको एक सिखाया था ना कि सेल के अगर एक एंड पे जीरो कर देंगे तो दूसरा एंड जीरो होगा, V होगा, तो यहाँ पर V। तो इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, बिकॉज कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। भाई समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? और इसी तरह से यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है। तो मुझे एक बात बताइए कि तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, वो पोटेंशियल का डिफरेंस V माइनस जीरो है या नहीं है बेटे? क्या बोलते हैं आप लोग? Yes, sir. एवरीवेयर यू हैव द पोटेंशियल डिफरेंस एज V माइनस जीरो। देखो ऊपर वाले के इस एंड पे V, इस एंड पे जीरो, नीचे वाले के इस एंड पे V, इस एंड पे जीरो, नीचे वाले के इस एंड पे V, इस एंड पे जीरो। तो हर जगह यू आर गेटिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, V माइनस जीरो एंड V माइनस जीरो। इज इट क्लियर? चलिए सर, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, सबके अक्रॉस क्या सेम है? सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है सबके अक्रॉस। तो अगर आपके सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है और तीनों करंट का सम I के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3। करंट होता क्या है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सबका अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस ऑफ V अपॉन R3।
ठीक है, इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो V से V विल कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये बचपन से आप जानते हैं, प्लस 1 अपॉन R3 और एंड सो ऑन, दिस यू विल गेट। इसका मतलब जानते हो, इसमें एक बात याद रखना, बिकॉज तुम लोग नीट वाले हो, तो इसमें एक बात और याद रखना कि इस केस में आप ये कह सकते हो कि आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना इस केस में, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट यू गेट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, equivalent resistance parallel combination में is smaller than that of the individual resistance also। नहीं आया भाई, equivalent resistance जो होगा वो individual resistance से भी छोटा होगा। Yes, sir. मतलब अगर मान लो कि मैंने Yes, एक रेजिस्टर लिया 2 ओम का और एक रेजिस्टर लिया 4 ओम का और दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो एक बात ऑब्वियसली हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैंने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, मैं ये करके दिखा देता हूं ताकि सबको बात समझ आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस पे बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने देखा था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ये मान लीजिए 2 ओम है और ये 4 ओम है, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 आप लिखेंगे, एलसीएम आएगा तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा सर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अगर आप 4 को 3 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 से भी छोटा होगा या नहीं होगा? सर 4 को 3 से डिवाइड करिए, 2 से छोटा आएगा या नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. सब नहीं बोलते हैं ना, अफसोस हो जाता है। खैर, तो इसका मतलब है कि जो आपका स्मॉलेस्ट, जो मतलब 2 और 4 में जो मिनिमम रेजिस्टेंस है वो कौन है? तो दैट इज 2 ओम, और आपका जो इक्विवेलेंट आया है वो उससे भी छोटा आया है। द इक्विवेलेंट दैट यू हैव गॉट इज इवन स्मॉलर देन दैट ऑफ दैट। तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में यू नीड टू रिमेंबर द फैक्ट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हर रेजिस्टर के रेजिस्टेंस से छोटा होगा। ठीक है, इवन इट विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ द इवन लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। डन। हो गया बच्चों? ये लिखा जल्दी से, जल्दी थोड़ी 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 Yes, sir. लिख लिया। अब देखिए इसी में एक दो और बातें कर लेते हैं। सर इसी केस में अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका ये रेजिस्टर एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये R1 ये R2, तो आपने बोला इफ द करंट फ्लोज I फ्रॉम द सर्किट, तो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच, one will be I1 and another one will be I2। अब जो ये I1 और I2 डिवाइड हो रहा है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मुझे एक बात पता है कि ऑल्दो द करंट डिवाइड्स, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर हैज टू बी सेम। वोल्टेज डिफरेंस जो है हर रेजिस्टर के अक्रॉस वो तो सेम ही होगा ना, वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? वोल्टेज डिफरेंस सेम आना है, मतलब इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिफरेंस है R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज का डिफरेंस वही है। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर आप ध्यान से देखें तो V विल बी इक्वल टू लिखा जा सकता है I1 R1 एंड V कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू I2 R2, बिकॉज दोनों रेजिस्टर में वोल्टेज का डिफरेंस मैंने बोला सेम है, बट इंडिविजुअली दोनों का करंट भी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, बट द प्रोडक्ट इज सेम। तो मैं ये कह सकता हूं सर I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 लिखा जा सकता है, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशन इज सेम। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? R2 अपॉन R1। I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दिखाई देगा कि करंट इज डिवाइडिंग इटसेल्फ इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो अच्छे से, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इनवर्स रेशियो, इसका मतलब हायर इज द रेजिस्टेंस लेस विल बी द करंट एंड लेस इज द रेजिस्टेंस हायर विल बी द करंट। होना भी चाहिए, रेजिस्टेंस और करंट आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम होगा, सीधी बात है। तो इसीलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में आप ये भी कह सकते हो बेटा कि I1 is to I2 is to I3। अगर मुझे करंट का रेशियो देखना हो तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3। इसका मतलब है कि I can divide the current in the inverse ratio of the resistance in any given circuit if the combination is in parallel। क्लियर है?
कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई दुविधा? नो सर। नो सर। नो सर, बहुत बढ़िया साहब, नोट कर लीजिए छोटे से पॉइंट को भी। अब चलिए कुछ और सवाल उवाल पे चलते हैं, बाकी चीजों पे चलते हैं। डन सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर आपका, वी हैव टॉक्ड अबाउट द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देयर फॉर्मूलाज। ये तो सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलाज हो गए, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। पहले बात सुन लो बहुत ध्यान से, मतलब वो क्वेश्चन जो बिल्कुल रिपीटेड है, जैसे वैसे क्वेश्चन जो आपको यू हैव सीन द क्वेश्चन इन कैपेसिटर्स आल्सो, मतलब जो सिंपल टाइप के सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करने वाले, या जिस मेथड को हमने कैपेसिटर में भी आपके साथ डिस्कस किया है, उस पे यहाँ पर बहुत ज्यादा अपन टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि द सेम यू विल गेट इन द रेजिस्टेंस आल्सो। उस समय पे बोला था जब हम कैपेसिटर डिस्कस कर रहे थे, तो एक ही चीज को दो बार पूरा पूरा पढ़ के टाइम खराब ही होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, बस वो टाइम का वेस्ट होगा। तो मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा उन वैरायटीज पे, ताकि आपको वो वैरायटी फिर से याद आ जाए और आपको रेजिस्टर्स में भी वो अप्लाई करना आ जाए बस। हाँ, इसमें एक आध वैरायटी में एडिशनल सिखाऊंगा, जो एडिशनल वैरायटी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो उस पे अलग से डिस्कशन होगा, कि जो अगर कैपेसिटर में नहीं बताया गया वो यहाँ पर अगर बताया जाएगा तो उस पर अलग से डिस्कशन होगा। बट जो वैरायटी वहां पर ऑलरेडी हमने डील करा हुआ है, तो उस पर फिर से वो उतना लंबा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए सर, सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करते हैं, और ये बेसिकली आप क्लास 10 से करते आ रहे हो, तो कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, बट मेथड तो वही है ना, मोर और लेस फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। तो देखिए सर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हुए शर्म आ गई। देखिए, मान लीजिए एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ फिर से एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, और फिर से यहाँ एक रेजिस्टर। ये आपकी एक रेजिस्टर्स की सर्किट है। आपको बोला कि ये पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट क्यू है, ठीक है। ये आर 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 आर। आपको पूछा जा रहा है कि भाई आर इक्विवेलेंट बताइए, आर इक्विवेलेंट कितना होगा अक्रॉस पी एंड क्यू, अक्रॉस पी एंड क्यू। यू हैव टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी एंड क्यू। विल यू ट्राई टू सॉल्व? कैन यू आइडेंटिफाई सीरीज यस एंड सर। पैरेलल इन दिस केस? यस, हरी अप देन, यस सर। जल्दी से मुझे बता दीजिए। जल्दी, आई नीड आंसर्स।
हो गया? (21r/8) is the answer given to me by Amna. बाकी कोई और? Anybody else? चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ. लेट मी आल्सो सॉल्व दिस, क्योंकि मुझे बाकियों की आवाज नहीं आ रही है. व्हाट हैपेंड आर्यन? आजकल आप मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा क्या? बिकॉज आई डोंट गेट आंसर्स फ्रॉम योर साइड. आर्यन, अनुष्का, आर यू स्टिल सॉल्विंग? जी सर, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा. कोई बात नहीं, सॉल्व किया ना आपने, दैट्स इम्पोर्टेंट. Yes, आर्यन, sir. क्या मुझे आपकी अच्छी प्यारी सी आवाज सुनने को मिलेगी या नहीं? पता नहीं सर. इंसिया, कुछ हुआ आपसे? यस सर, बट मैच नहीं कर रहा. बट आंसर मैच नहीं कर रहा. ठीक है, देखते हैं अभी कि क्यों नहीं मैच कर रहा. टीशा, टीशा, व्हाट अबाउट यू बेटा? सर मैंने किया. आपका भी कंप्लेन वही है कि आपका भी आंसर मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, योर कंप्लेन इज सेम, राइट? चलो देखते हैं भाई क्यों नहीं कर रहा है. ये दोनों पहले बताओ, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? हाउ दीस टू आर कनेक्टेड? सीरीज और पैरेलल? सीरीज. तो सीधा सीधा ये हो गया 2r. अब ये 2r इस r के साथ कैसे कनेक्टेड होगा? मतलब अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, and I just connect a resistor of 2r ohm, so this 2r and this r, how are they connected? Series or parallel? पैरेलल. ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सर? ये पैरेलल है ना, दोनों का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, दोनों का एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ वुड बी सेम. तो ये पैरेलल हुआ ना सर. पैरेलल में आप या तो 1/r1 प्लस 1/r2 करके सॉल्व करिए, डायरेक्टली आप ऐसे लिख लीजिए 2r मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय 2r प्लस ऑफ r. याद आया? ऐसा कैपेसिटर में भी मैंने काम किया था. C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2. वहां पर सीरीज में ये काम होता था. यहाँ पर आप पैरेलल में ये काम कर रहे हो कि R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ऑफ R2. तो R कॉमन लेके एक R मर गया, तो ये 2/3 टाइम्स ऑफ R, ये इतना आ जाएगा. अब ये इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हो, सर्किट को सिंपलीफाई कर सकते हो फर्दर कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे, और ये वाला जो है आपका ये, और ये वाला ये ऐसे. ठीक है, तो ये वाला 2r/3 और ये वाला कितना होगा? r. ये r and this point is p and this point is q. ठीक है, तो 2r/3 और ये r, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2r/3 and this r are again in series. है या नहीं है बेटा? यस सर. सीरीज में है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5r/3. 3 प्लस ऑफ 2 है ना, 5r/3 आ जाएगा. करेक्ट है? 3 मतलब यू आर रिप्लेसिंग दिस टू रेजिस्टर बाय अ सिंगल रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5r/3. ये 5r/3, ये वाला कितना हो गया r, ये वाला कितना हो गया r, एंड दिस वन इज अगेन r. दिस पॉइंट इज p, दिस पॉइंट इज q. हु विल टेल मी कि हाउ दिस टू आर कनेक्टेड? 5r/3 एंड दिस वन, हाउ आर दिस टू कनेक्टेड? पैरेलल. पैरेलली कनेक्टेड है. तो अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो इसका जो r इक्विवेलेंट होगा, लेट मी कॉल दिस एज r इक्विवेलेंट डैश, so this will be written as 5r/3 multiplied by r divided by 5r/3 plus of r. तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे r इक्विवेलेंट डैश को, तो ये कितना हो जाएगा? 5r²/3. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 8r/3. तो अनडाउटेडली 3 and 3 विल कैंसिल आउट, r से एक r कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सर 5r/8. पहले यहां तक तो आ गया 5r/8. ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों का मैच हो रहा है तो देखिए, नहीं मैच हो रहा है तो प्लीज यहां तक नोट करिए, तो मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ. और आप बाकियों को ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ के बाद फर्दर यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, बिकॉज ये जो आ गया ये 5r/8. अब नाउ दिस रेजिस्टर इज इन सीरीज विद अदर टू रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस r ओम. करेक्ट है बेटा? यस सर. जल्दी.
हो गया बच्चों? यहाँ तक आपने आई होप नोट कर लिया होगा। ऊपर वाला तो मैं इरेज कर रहा हूँ, कम से कम ऊपर वाला तो नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए फाइनली वी विल ऐड दीज थ्री, बिकॉज अब क्या होगा कि द सर्किट रिड्यूसेस टू ओनली थ्री रेजिस्टर्स दैट यू हैव हियर। और ये जो रेजिस्टर्स हैं वो क्या क्या है, तो दिस इज 5R/8, दिस यू हैव R एंड दिस अगेन यू हैव R। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? R इक्विवेलेंट ये पॉइंट P और ये वाला पॉइंट Q, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2R प्लस ऑफ 5R/8। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16। 21R/8 मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है सर 21R/8। ये मेरा फाइनल आंसर है। हो गया? सर हो गया। अच्छा, किसने किसने आंसर दिया था? मुझे इसका जो आंसर आया था, कहाँ गया? ₹21/8 आंसर आया था आमना का। आमना बिल्कुल आपका आंसर सही है। और जिनका भी ये आंसर मैच नहीं हुआ है, इसका मतलब है उन्होंने गलत किया है, कुछ कुछ चमत्कार किया है। तो प्लीज आप अपने अपने गलतियों को रेक्टिफाई कर लें। जस्ट रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। डन है सर, डन है। सर आगे बढ़ो, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir, done. सर सब जल्दी नहीं बोलते हैं भाई। इंसिया, जवेरिया, शिरीन, टीशा, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इरेज करूं, आगे बढ़ूं? बिकॉज हम सब पढ़ रहे हैं ना। Yes. एक आध बच्चे ने नोट कर लिया और आपने करा ही ना हो। अनुष्का, Yes, sir. कैन आई इरेज इट नाउ? Yes, sir, man. I have only said done. अच्छा, Done. यू हैव ऑलरेडी सेड दैट। ओके, इंसिया, जवेरिया, नदीम, अरे बोल लो भाई। Yes sir, मैंने बताया। यस सर। Sir, done. चलिए सर, आप लोग लेकिन मुझे कमजोर लगे क्योंकि एक ही बच्चे का आंसर सही आया है। मुझे ये अफसोस हुआ कि भाई आपको सिंपली सीरीज और पैरेलल आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या सिंपलीफिकेशन गलत हो रही है आपकी। तो एक और जल्दी से क्वेश्चन ऐसा करो, क्योंकि सर एक और क्वेश्चन करिए ताकि मुझे यकीन आ जाए। और प्लीज गलत मत करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। प्लीज गलत मत करिएगा, गलत मत करिएगा। आसान सा सवाल, गलत मत कीजिएगा। सारे रजिस्टर आर ओम के हैं, सारे रजिस्टर आर ओम के हैं। सर इस पॉइंट का नाम है पी और इस पॉइंट का नाम है क्यू, पी क्यू। आपको बताना है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना अक्रॉस पी एंड क्यू। पी और क्यू के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बताना है। हरी अप, बिना गलती किए हर बच्चा आंसर बताएगा। बिना गलती किए हर बच्चा इसका आंसर सही से बताएगा। डोंट कमिट एनी सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक्स।
चलिए, do I have got any answers yet? I have only got an answer from Amna Abbas. Rest, please hurry up. I want answers from you as well. Tisha has also sent me the answer 18r/7. Okay, answers are matching. Amna और Tisha दोनों का आंसर सेम आ रहा है. Good. चलिए, बिल्कुल दो तीन बच्चों का आंसर आ गया, तो मैं भी बता देता हूँ. 18r/7 आई होप कि ये सही आंसर होगा, बिकॉज ये देखो r r r, ये इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम r/3, और ये वाला जो r/3 है ना, इसका r इक्विवेलेंट आ जाएगा r/3, और ये r/3 और ये r विल बी इन सीरीज. तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी r/3 प्लस ऑफ r, तो दैट विल बी इक्वल टू 4r/3 विदाउट एनी डाउट. ठीक है, तो इसका मतलब है आपका जो ये कॉम्बिनेशन हो गया वो इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, r r r. ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4r/3. दिस यू हैव गॉट एज 4r/3. ठीक है, ये 4r/3 और ये वाला r पैरेलल में है, तो इस वाले दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालोगे तो यू विल गेट दिस इक्विवेलेंट एज r इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 4r/3 into r. 4r/3 into r divided by 4r/3 plus of r. If you solve this, r and r comes and goes as a common. तो 4 3 7, 7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 4r/7. आई होप इसका मतलब अल्टीमेटली यू हैव ओनली 3 रेजिस्टर्स लेफ्ट. दिस इज 4/7. देख लेना मैंने कुछ गलती ना किया हो. and r all these of 3 are in series, तो r equivalent will be equal to 2r plus of 4r/7. ये कितना हो गया, ये हो गया सर 7 2 14, तो 18r/7. ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. 18r/7 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक है, प्लीज शिरीन सिसोदिया, आपका आंसर नहीं आया था तो प्लीज नोट करें आप. ठीक है, शिरीन नोट करें. आर्यन, मैं बोल बोल के थक गया हूं, बट आप मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि मैं नेक्स्ट टाइम जब मेरा मतलब थोड़ा सा हिल जाए तो मैं आपको हटा दूं. सर ठीक है, आंसर तो तो फिर दिया आप था. नहीं कहा, मुझे मतलब आपकी आवाज सुननी है, बात खत्म. आंसर्स तो आप दे ही देंगे, मुझे नहीं पता कि आपने आंसर्स कहाँ पे दिया था, बट स्टिल इनसिया सर का आंसर आ आपके गया, दोनों अनुष्का का आ आईडी पे गया, दिए टीशा थे. का आ गया, अच्छा आर्यन का आ गया. गुड आर्यन. ठीक है, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दिया कीजिए, वरना थोड़ा सा अफसोस हो जाता है. आप तो प्यारे हैं भाई, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं. चलिए, तो ये नॉर्मल सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसी तरह के एक दो और क्वेश्चंस मैं जल्दी से बात कर लेता हूं, जो आपने कैपेसिटर में भी देखा था. आप लोगों को याद होगा पोटेंशियल मेथड, डू यू रिमेंबर दैट. चलो मैं पहले पूछ लेता हूँ, नोट नहीं करना, बस मुझे बताना. ये ऐसे लगा दिया और ये ऐसे लगा दिया, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस मैंने बनाई है, ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट. ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्टर. और अगर कंडक्टर लगाओ तो कंडक्टर लगने से क्या होता है बच्चे, कंडक्टर लगाओ तो बिल्कुल सही बात. कंडक्टर के एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है. मतलब अगर ये पोटेंशियल कुछ कह देंगे आप x, तो दिस पोटेंशियल विल आल्सो बी x. अगर आप इस पोटेंशियल को y कह देंगे तो इसके हर पॉइंट पे ये पोटेंशियल y y y, और यहाँ पर भी ये पोटेंशियल y होगा. ठीक है, तो आपको याद आया होगा. और ऐसे केस में हम क्या करते थे, तो ऐसे केस में हमें जिसका क्रॉस निकालना होता था उसको हम साइड पे ड्रॉ कर लेते थे, और फिर उसके बीच में हम रेजिस्टर्स एकोमोडेट करते थे. तो एक रेजिस्टर x और y के बीच में, द सेकंड इज आल्सो इन बिटवीन x एंड y, द थर्ड वन इज आल्सो बिटवीन x एंड y. तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर होगा जो x और y के बीच में होगा, x और y, x और y, x और y के बीच में 3 रेजिस्टर आप कनेक्ट करेंगे, एंड ऑल दीज 3 रेजिस्टर्स वुड बी इन पैरेलल. ये तीनों के तीनों रेजिस्टर कैसे होंगे, पैरेलल में. तो ये मेथड आपको मैंने कैपेसिटर में सिखाया था. मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा, ओनली वन क्वेश्चन आई वुड आस्क ऑन दिस मेथड, क्योंकि मुझे आगे की वो चीजें सिखानी है जो आपको वहां पर नहीं सिखाया आपने, तो इसलिए इस पे जल्दी से बात करूंगा. तो सर मुझे एक बात बताइए कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर, यहाँ से एक रेजिस्टर,
इस तरह से, और ये एक आपका कंडक्टर यहाँ से यहाँ लगा हुआ है। दिस इज आर 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 आर, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है र। इस पॉइंट का नाम है P, इस पॉइंट का नाम है Q। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q। और मैं आपको मेथड बता दूं फिर से, ये अभी जो मेथड मैंने आपको बताया उसी पे ये सॉल्व होगा कि आप बेसिकली पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल जो है, आपका जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स हैं, पोटेंशियल सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स, उसको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को, और सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसके बीच में आप रेजिस्टर्स को ड्रॉ करिए, मतलब सर्किट को रीड्रॉ करिए इन बिटवीन दैट। हो रहा है सर? नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, बट पहले कोशिश करो। जहां पर कोई अननोन पोटेंशियल का पॉइंट मिले उसको कुछ मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। सर इस पॉइंट को मैं एक्स कह लूं तो इसको एक्स कह सकता हूं सर? एक बार हाँ ना बोलो सारे। सर इसको एक्स कह लूं तो इसको एक्स Yes, कह sir. सकता हूं? यस सर। तो बेटा हमें P और Q के अक्रॉस निकालना है, तो P और Q को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपको सिखाया था। और जो अननोन पोटेंशियल वाला पॉइंट है इन बिटवीन एकोमोडेट कर दीजिए, इसको आप इन बिटवीन एकोमोडेट कर दीजिए। तो आप देखिए P और X के बीच में, P यहाँ है, X यहाँ है, तो ये एक रेजिस्टर इन दोनों के बीच में आ गया। फिर उसी तरह से P और X के बीच में द अनदर रेजिस्टर वी आर हैविंग हियर। ओके आमना, मैं आंसर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये दो रेजिस्टर हैं विच इज बिटवीन P एंड X, ये एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर। देयर आर टू रेजिस्टर विच इज कनेक्टेड बिटवीन P एंड X। ये एक रेजिस्टर Q और X के बीच में, और ये एक रेजिस्टर Q और X के बीच में। तो ये दो रेजिस्टर आपके Q और X के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और एक फाइनली जो रेजिस्टर है वो P और Q के बीच में कनेक्टेड होगा, ये वाला देखिए। तो इसको P और Q के बीच में, P और Q के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। ये R, ये R, ये R, ये R, और ये वाला रेजिस्टर कितना, ये भी R। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला R और ये वाला R दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो दिस विल बिकम इक्वल टू R/2। ये वाला सॉल्व करेंगे तो दीज आर आल्सो इन पैरेलल, तो दिस विल अगेन विल बिकम इक्वल टू R/2। सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी हैविंग टू रेजिस्टर्स ऑफ R/2 इन सीरीज, and the another third resistor would be in parallel which is of R। तो R equivalent की वैल्यू अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये R/2 and this R/2 are in series, if you'll add them up you will get the resistance of equal to R। तो यहाँ पर ये R आ गया, यहाँ पर ये R आ गया, तो R equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R/2 ओम। बिल्कुल सही आमना, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या मेथड याद आ गया सबको? आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन many questions on this type or on this variety in the case of capacitors। तो simply formula of series और parallel बदल जाता है, but है तो concept वही। तो R equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R equivalent की वैल्यू R/2। भाई सब नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। Done, sir. वेरी गुड। Done, sir. ठीक है, तो इस पे मैं और ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन चलो मैं तुम्हारे लिए देख लेता हूँ, तुम्हें अभी भी बात समझ आई या नहीं है। जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सर जहां पर भी स्ट्रेट लाइन हो समझ लीजिए कि वो कंडक्टर की बात हो रही है। wherever you get a straight line means you are talking about the conductor। मान लीजिए ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ठीक है, और ये मान लीजिए 3 ओम है। दिस पॉइंट ऑफ योर्स इज P and this point of yours is Q।
ठीक है, आपको बताना है कि व्हाट इज आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बतानी है बिटवीन पी एंड क्यू। फिर से अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ज्यादा आसान मेथड ये लगेगा कि बिकॉज वी आर हैविंग कंडक्टर्स, तो एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टू बी सेम। तो इसलिए जो मेथड आपको सबसे आसान समझ आ रहा होगा यहाँ पर वो वही है कि आप पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लें और उससे आप सर्किट को रीड्रॉ करें। इससे क्या दिखाई दे रहा है कि सारे रजिस्टर आपस में पैरेलल आ रहे हैं क्या आप लोगों के यस बच्चों? सर, यस सर, सारे बेटे रेजिस्टर्स अगर पैरेलल आ रहे सारे हैं। ही पैरेलल में आ रहे हैं, अगर ये पॉइंट Q है ना बेटा, तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक द कंडक्टर इज सेम विदाउट एनी रेजिस्टर और कैपेसिटर इन बिटवीन, तो ये भी Q होगा। तो ये Q है तो ये भी Q होगा विदाउट एनी डाउट। As long as you are having the same conductor, the potential or the value of the potential at every point of it will be same. ठीक है, इसी तरह से अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ से आप चलिएगा, यहाँ से आप चलिए तो ये वाला पॉइंट अगर P है तो यहाँ से ये P आएगा, और यहाँ से अगर ये P आएगा तो यहाँ पर भी P आएगा, तो दिस विल बी P एंड दिस विल आल्सो बी P। अगर आप सारे रेजिस्टर को अच्छे से देखो तो ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन P एंड Q। ये वाला रेजिस्टर देखो P और Q, इस वाले को P और Q, इस वाले को P और Q, इस वाले को भी P और Q, इस वाले को भी P और Q। इसका मतलब P और Q के बीच में सारे रेजिस्टर कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। P और Q, P और Q, P और Q, P और Q, ये सारे के सारे जो रेजिस्टर्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपल है सवाल, सारे के सारे पैरेलल हैं। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, 4 ओम है और 3 ओम है। कहीं पर भी किसी को बना दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और 2, 2 और 2 पैरेलल में 1 हो जाएगा, 4 और 4 पैरेलल में। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि इसको आप 1 ओम लिख सकते हैं और 4 को आप 2 ओम लिख सकते हैं, और ये 3 है। सर 7/3 है क्या जी सर? आंसर चलो देख लेते हैं आंसर। ये 3 ओम आ जाएगा। तो आप 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 + 1/3। तो सॉल्व करेंगे आप तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट सिंपली हम 2 और 2 का 1 कर सकते हैं, 4 और 4 का भी तो 1 कर सकते हैं। 4 और 4 का 1 नहीं होगा, 2 होगा। ये ऐसे इसलिए कर दिया मैंने, है ना, क्योंकि 1/4 + 1/4 करोगे ना तो दिस विल कम आउट टू बी 2। हाँ, वैसे भी याद रखो बेटा, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो तो हमेशा रिमेंबर, हाँ, तो रिमेंबर द फैक्ट कि आप चाहे आइडेंटिकल रेजिस्टर जितने भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो आप एक का रेजिस्टेंस लिख के नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए। एक का रेजिस्टेंस लिखिए और नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए। पैरेलल में अगर कनेक्टेड हैं रेजिस्टर्स तो एक का रेजिस्टेंस लिख के नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर लिया करिए अगर आइडेंटिकल है। ठीक है सर, सबको क्लियर हो गया? ये 6/11 आएगा। कैसे आपने पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया, सबको क्लैरिटी है बेटा? एक बार हाँ ना बोल दो बेटा, फट से हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। एक और वैरायटी हमने कैपेसिटर के केस में भी सीखा था, जिसपे मैं यहाँ पे भी बात करूंगा। वो याद करो, इनफाइनाइट लैडर, याद आ रहा है? इनफाइनाइट सर्किट या इनफाइनाइट लैडर, है ना? उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं ताकि याद आ जाए। फिर उसके बाद जो एडिशनल चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो एक इनफाइनाइट लैडर की अगर मैं बात करूं तो सर यहाँ ये ऐसे, यहाँ ये ऐसे, यहाँ ये ऐसे, इस तरह से दिस कॉम्बिनेशन टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ फिर ऐसे ऐसे, ये इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज अप टू इंफिनिटी, दिस कॉम्बिनेशन रिपीट्स अप टू इंफिनिटी।
और मान लीजिए कि रेजिस्टेंसेस आर 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 आर, मान लो फॉर एग्जांपल आर 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 ले लेता हूँ पहले केस में, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। वी हैव टू फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पी एंड क्यू, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस पी एंड क्यू। तो इसमें आपको मेथड क्या सिखाया था अक्रॉस पी एंड क्यू? मेथड क्या सिखाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो मेथड क्या सिखाया था? कोई मुझे याद दिला सकता है? कैन एनीबॉडी हेल्प मी आउट? क्या बोला था मैंने तो इस पहले तरह के क्वेश्चंस में? सर हम देख लेंगे कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है और उसके आगे वाले पूरे एरिया को हम एक्स मान लेंगे। वेरी गुड। तो द पैटर्न विच रिपीट्स इटसेल्फ टिल इंफिनिटी, उसका एक आप यूनिट रहने दीजिए और बाकियों का आप रिप्लेस कर दीजिए बाय सम वैल्यू एंड लेट दैट वैल्यू बी इक्वल टू एक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये आपका ये ऐसे और यहां से ये ऐसे एक्स, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये आर, ये आर। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आप पूरे इंफिनिटी तक के पैटर्न को एक्स से रिप्लेस कर रहे हो तो यहाँ पर जो P और Q के बीच में R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, दैट विल आल्सो बी एग्जैक्टली इक्वल टू X, अगर आपको याद आए तो। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो X और R आपस में पैरेलल में है और उसके साथ ये R सीरीज में है। देखिए इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं या रीड्रॉ कर सकते हैं, X एंड R इज इन पैरेलल, तो इसको आप लिख सकते हैं XR डिवाइडेड बाय X प्लस ऑफ R, और इसके साथ ये वाला सीरीज में, तो दिस इज P एंड दिस इज Q। तो यहां से आप R इक्विवेलेंट को फर्दर क्या लिख सकते हैं? R इक्विवेलेंट यू कैन राइट इट एज R प्लस ऑफ XR डिवाइडेड बाय X प्लस R। एम आई करेक्ट बेटो? Yes, sir. और R इक्विवेलेंट मैंने क्या बोला कि बिकॉज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लैडर, तो अगर इंफिनिटी में इफ विल एड अप वन यूनिट देन इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, इट विल रिमेन एज X ओनली। मतलब यहां तक का रेजिस्टेंस इंफिनिटी तक का X है, तो उसमें अगर एक यूनिट ऑफ फर्दर आप ऐड भी कर दें तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, इन द रेजिस्टेंस। तो इसको आप x लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज r, तो इसको सिंपलीफाई भी कर लीजिए साथ साथ। तो आप इसका एलसीएम लिखेंगे x प्लस r, यहाँ पर आप लिखेंगे x r प्लस ऑफ r स्क्वायर प्लस ऑफ x इंटू r, ये x r। इसको आप सॉल्व करिए तो x स्क्वायर प्लस ऑफ x r इज इक्वल टू 2xr प्लस ऑफ r स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लुक एट द सिंप्लीफिकेशन, देख लेना मैं कुछ गलती ना करूं। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, ये इसको इधर ले आइए तो दिस विल बिकम एक्स आर, एंड इसको भी इधर ले आइए तो माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की या एक्स की वैल्यू? हुज वैल्यू वी आर सपोज टू फाइंड आउट, स्मॉल आर और एक्स? एक्स सर। एक्स सर। तो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, तो x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ r प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r का स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर r, माइनस ऑफ 4 इंटू a इज नथिंग बट 1 इंटू c माइनस ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज नथिंग बट 1। इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। याद आया मेथड? और एक ही रूट आप कंसीडर करेंगे क्योंकि आपके जो x है मतलब रेजिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन ओनली बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बिकम निगेटिव। तो इसलिए आप एक ही रूट कंसीडर करेंगे, तो एक ही रूट कंसीडर होगा पॉजिटिव वाला, इसीलिए मैंने एक ही रूट की वैल्यू यहाँ पर लिखा है। याद आ गया भाई सबको? Yes, sir. Done. चलिए सर, अगर आपने नोट कर लिया तो एक क्वेश्चन मुझे करके जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से बिल्कुल। ये एक रेजिस्टर, 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 ये एक रेजिस्टर। ये यहाँ पर पॉइंट P है और यहाँ पर पॉइंट Q है। 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, ये अप टू इन्फिनिटी। आपको बताना आर इक्विवेलेंट, यू आर गोना हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट। करिए सर।
हो गया? हो गया? Yes, sir. Done. चलिए सर, मैं भी देख लेता हूँ कि सर आप यहाँ से रेजिस्टर्स की वैल्यू अगर आप लेंगे 1 ओम 2 ओम और यहाँ पर आप चले जाइए तो यहाँ पर आप x मान लीजिए। ठीक है, ये x, ये 2 और ये 1, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है ना, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है तो इस केस में आप क्या करेंगे सर? इस केस में x और 2 पैरेलल में है और उसके साथ ये सीरीज में है, तो मैं R इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ x। आई होप सबने कर लिया बेटा यहाँ तक। तो अगर आप Yes, यहाँ sir. पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट मतलब ये है बच्चे, R इक्विवेलेंट मतलब ये है और इसको हम फर्दर अभी भी x लिख सकते हैं। तो ये x विल बी इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करो तो 2 प्लस एक्स प्लस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। सर साथ साथ सिंप्लीफाई करता जा रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस ऑफ 3x, यहाँ से हो जाएगा ना, देख लेना मैं कुछ गलती ना करूं। तो एक्स स्क्वायर ये माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन दैट आई हैव फॉर्म्ड हियर। इज द इक्वेशन करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, कोई भी गलती नहीं हो, प्लीज लुक एट द इक्वेशन। ठीक है, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो देखिए x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? x की वैल्यू आप लिखेंगे, x की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ 1, तो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ -1 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1 माइनस ऑफ 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1। अब जो भी सॉल्व करके आ जाए दैट विल बी योर आंसर। करेक्ट है बेटा? फिर 2 आएगा। 2 आ रहा है, 4 2 8 1 9 9 तो 3 हो गया, 3 1 4 4 बटे 2, बिल्कुल 2 आएगा। यस, यू विल गेट 2। आंसर 2 आएगा, बिल्कुल सही। हो गया? भाई सबने कर लिया बच्चों? Yes, sir. ओके, तो बेटे आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो इस पे बेस्ड कुछ अलग चीजें सीखेंगे। ये तो वैसी चीजें थी जो आपको वहां भी देखा है आप लोगों ने, कैपेसिटर के केस में भी आपने ये सब किया था। तो बस जस्ट फॉर द रिमाइंडर कि इसको हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, दैट इज व्हाई आई हैव जस्ट गिवन यू द समरी ऑफ ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स जो वहां पर था आपने, वो फिर से हमने उस पे बेस्ड यहाँ पर भी क्वेश्चंस देख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें करंट वरेंट निकालना होगा, सेल